तो दोस्तों, जैसा कि आपको पता है कि अभी लॉकडाउन चल रहा है, तो जिसमें सारी यूनिवर्सिटीज़ और कॉलेज जो हैं अभी बंद हैं। तो एज ए लैब टेक्नीशियन जो आपको ये एक्स्ट्रा टाइम मिला है, उसको आप कैसे यूज़ कर सकते हैं, उसी सारी बातों के बारे में आज हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। तो जो लोग पहले चैनल पे नए हैं, प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दें और शेयर करें अपने दोस्तों तक, ताकि उनको भी ये जानकारी मिल सके। तो देखिए, हम बात करने वाले हैं जो एक एज ए लैब टेक्नीशियन का जो कोर्स कर रहे हैं, यानी कि जो न्यू स्टूडेंट्स हैं जो डीएमएलटी कर रहे हैं या बीएससी एमएलटी कर रहे हैं, उनके लिए हम बात कर रहे हैं। तो ऐसा है कि जैसे अभी सारी यूनिवर्सिटीज़ जो है बंद है, सारे कॉलेज बंद है, तो आपके पास काफ़ी एक्स्ट्रा टाइम जो है आपको मिला हुआ है। तो काफ़ी जो न्यू स्टूडेंट्स हैं उनको शायद ये जानकारी नहीं होगी कि वो एक निजी लैब में या कहीं पे भी कैसे वर्क कर सकते हैं, वो हम इस वीडियो में आपको बता रहे हैं। तो देखिए, जैसे कि अभी यूनिवर्सिटी या कॉलेज खुलने में काफ़ी टाइम लग सकता है। हो सकता है 2 महीने लग जाएँ, 15 दिन, 20 दिन, महीना, 2 महीना, जो भी लगे। तो उस जो आपके पास एक्स्ट्रा टाइम अभी आपको मिला है, उसको आप यूज़ कैसे करें? तो कॉलेज में देखिए होता क्या है कि आप जो थ्योरी वहाँ पे पढ़ते हैं, तो उससे आप बहुत सारी चीज़ें समझ नहीं पाते हैं। काफ़ी मिलता-जुलता है, लेकिन प्रैक्टिकल और थ्योरी दोनों डिफरेंट हैं। लैब टेक्नीशियन के लिए प्रैक्टिकल और थ्योरी दोनों डिफरेंट हैं। जो आपको वहाँ पे पढ़ाया जाएगा और जो आप प्रैक्टिकल करेंगे, उसमें काफ़ी डिफरेंट मिलेगा आपको। फिर आप सोचेंगे, अरे ये चीज़ तो मैंने अ, बस थोड़ा नाम सुना था और ये तो मैंने वहाँ पे देखा ही नहीं। तो वहाँ के आपके यूनिवर्सिटी या जो आपका कॉलेज है, वहाँ की जो लैब है, वहाँ का जो प्रैक्टिकल जहाँ वो होते हैं, तो वहाँ पे भी ये सारी चीज़ें आप नहीं कर पाओगे। वो सारी चीज़ें आप किसी लैब में ही जाके जब आपकी आँखों के सामने होगा या आप खुद करोगे, तभी आप अच्छे से समझ पाओगे। तो आपको मैं उसी चीज़ के बारे में बता रहा हूँ कि जो आपको एक्स्ट्रा टाइम मिला है, तो उसको यूज़ कैसे करना है कि अभी आप अपने नियर बाय, आप जिस भी जो भी आपकी सिटी है, उसके नियर बाय किसी भी आप, मैं ये नहीं कह रहा कि आप किसी बड़ी लैब में चले जाएँ। छोटी-छोटी लैबें काफ़ी होती हैं। वहाँ पे आप एज़ ए ट्रेनर, जो फ्री ऑफ कॉस्ट, वो आपको कोई सैलरी तो देंगे नहीं, क्योंकि वो आप अपने फ़ायदे के लिए जा रहे हैं। तो वहाँ पे आप जाना स्टार्ट कीजिए, उनसे बात कीजिए कि ऐसे-ऐसे मैं जो है डीएमएलटी करता हूँ या बीएससी एमएलटी करता हूँ। तो मुझे ट्रेनिंग के लिए आप, जब भी मेरा एक्स्ट्रा टाइम है, तो मैं आपकी लैब में आना चाहता हूँ, उनसे बात कीजिए। क्योंकि हमने भी ऐसे ही स्टार्ट किया था स्टार्टिंग से। क्योंकि मैंने जो है मेरा जब डिप्लोमा चल रहा था, तो मैंने उस टाइम करीबन 6 महीने, जब मेरा प्रैक्टिकल का टाइम था, उसके बाद 6 महीने मैंने फ्री ऑफ कॉस्ट काम किया। मेरी ट्रेनिंग जो पीरियड था, उसमें मैंने पूरा फ्री काम किया, कोई सैलरी नहीं ली। उसके बाद मैंने उस टाइम जो है पूरी मेहनत और लगन से सीखा कि कैसे-कैसे चीज़ें होती हैं। सबसे पहले आप किसी लैब में जाओगे, तो फर्स्ट ऑफ, मैं आपको सारे स्टेप बताऊँगा आज, थोड़ा वीडियो लंबा हो सकता है, कि आपको करना क्या-क्या है और क्या-क्या सीखना है वहाँ पे जाके। देखिए, सबसे पहले आप किसी लैब में, मान लो आपने बात कर ली, आपने जाना स्टार्ट कर दिया वहाँ पे। अब फर्स्ट डे आप जाओगे, तो आप सारी चीज़ें एब्ज़ॉर्ब करो, देखो कि वहाँ पे जो आपके सीनियर टेक्नीशियंस हैं, वो कैसे-कैसे, क्या-क्या काम कर रहे हैं, वो सारी चीज़ें समझो। तो आपको सीखना किस तरह से है, क्योंकि आपको जो है बिल्कुल बारीकी से कोई किसी लैब में बताएगा नहीं, सिर्फ़ आपको सीखना पड़ेगा उनको देख के, वो कैसे कर रहे हैं। जो प्रोसीजर हैं उनको फ़ॉलो करके, पूरे गाइडलाइंस फ़ॉलो करके, सेफ्टी रूल फ़ॉलो करके। तो वो चीज़ें, सारी चीज़ें आपको खुद सीखनी पड़ेंगी। तो सबसे पहले-पहले जो-जो स्टेप्स होते हैं, वो मैं आपको थोड़े बता देता हूँ। देखिए, जब भी आप, मान लो आप लैब में जाना स्टार्ट कर दिया आपने, आप आज लैब में आए हैं, पहले एब्ज़ॉर्ब करो 1-2 दिन, फिर उसके बाद 3rd डे से या 4th जो आपका दिन है, उससे सबसे पहले आपको सीखना है कि जब भी पेशेंट वहाँ पे आता है, तो सबसे पहले आपको ये नहीं चाहती आप विडाल करने लग गए और विडाल कैसे करते हैं ये मैं सीख लूँ, या ब्लड ग्रुप सीख लूँ, या मैं यूरिन माइक्रोस्कोपी सीख लूँ। नहीं, देखिए, पहला जो पॉइंट होता है, सबसे पहले होता है कि जब डॉक्टर ने टेस्ट एडवाइस किया है पेशेंट का, तो वो आपको पढ़ना आना चाहिए। मोस्टली मेरे पास डेली 20-30 कॉल जो है आते हैं, और क्वेरी ये एक ही होती है, सर मैंने आपको व्हाट्सएप किया है, प्लीज़ बताएंगे ये टेस्ट कौन सा है। तो आपको ऐसा नहीं करना है, एक बेसिक लेवल से चलना है। तो उसमें आपको सीखना है, सबसे पहले आपको टेस्ट जो है वो पढ़ना आना चाहिए कि डॉक्टर ने टेस्ट क्या लिखा है, तभी तो आप आगे के स्टेप करेंगे। जब आपको यही नहीं पता है कि टेस्ट लिखा क्या है डॉक्टर ने, क्योंकि डॉक्टर शॉर्ट फॉर्म में लिख देगा, डॉक्टर
कुछ ऐसे टेस्ट भी लिख देगा जो आपकी नॉलेज में नहीं है, आपने कभी थ्योरी में पढ़े ही नहीं, तो आप फिर करेंगे क्या वहाँ पे। तो सबसे बेसिक स्टेप जो है वो आपको सारे टेस्ट पढ़ने आने चाहिए। जब आप टेस्ट पढ़ लेंगे उसके बाद नेक्स्ट स्टेप आपका होगा कि आपको ये पता होना चाहिए कि आप ये जो सैंपल लेंगे ये आपको कौन सी ट्यूब्स में लेना है, ऑर्डर ऑफ ड्रा के थ्रू। ऑर्डर ऑफ ड्रा के लिए हमने वीडियो जो है अपने चैनल पे डाला हुआ है, उसको आप अच्छे से सीखें। ऑर्डर ऑफ ड्रा के पूरे प्रोटोकॉल से ही आपको सैंपल लेना है, क्योंकि छोटी छोटी चीज़ें पेशेंट की रिपोर्ट पे काफ़ी सारा इफेक्ट डालती हैं। तो ऑर्डर ऑफ ड्रा के हिसाब से ही आपने सैंपल लेना है। अब थर्ड स्टेप, ये दो स्टेप आपने कंटिन्यू करते जाना है, करते जाना है। आप कोई भी काम कर रहे हैं और उस काम को उस टाइम रोक सकते हैं, जैसे कि आप कोई यूरिन माइक्रोस्कोपी सीख रहे हैं या कर रहे हैं, तो उस टाइम को अगर उसको रोक सकते हैं और कोई पेशेंट आ गया तो आप पहले उसका टेस्ट पढ़िए। जब भी आपके पास नई स्लिप आए तो आप उसको पढ़ना सीखिए और ये देखिए कि उसमें कौन कौन से टेस्ट कवर होते हैं, क्योंकि पेशेंट आपसे पूछ सकता है, जैसे लिख दिया डॉक्टर ने कि एलएफटी और केएफटी लिख दिया, तो आपको पता होना चाहिए एलएफटी केएफटी में कौन कौन से टेस्ट आएंगे। साथ में लिपिड प्रोफाइल लिखा है तो आपको पता होना चाहिए कि लिपिड प्रोफाइल में कौन कौन से टेस्ट आएंगे। फिर पेशेंट को जब आपने टेस्ट पढ़ा तो रिक्वायरमेंट के हिसाब से आप पेशेंट को इन्फॉर्म कीजिए, क्योंकि काफ़ी सारी छोटी लैब्स में मैंने भी काम किया है, मुझे भी पता है जब हम सीखते थे कि रूल्स फॉलो नहीं होते हैं, कि पेशेंट को जो है ये नहीं बताते काफ़ी तरह कि आपको फास्टिंग में आके ये टेस्ट कराना है, विटामिन B12 है फास्टिंग में कराना है, ये नहीं बताते हैं। जिस टाइम सैंपल आया ले लिया और कर दिया, नहीं ऐसा नहीं होना चाहिए। आप बेसिक लेवल से चलिए, आप बहुत ऊंचे लेवल तक जाएंगे। अगर आपको बेसिक लेवल, आप किसी भी बड़ी कंपनी में इंटरव्यू के लिए जाएंगे तो ये छोटी छोटी चीज़ें आपके बहुत काम आने वाली। तो आप सारे स्टेप वाइज चलते जाएं और ये करते जाएं। आपको टेस्ट पढ़ना आ गया, आप पेशेंट को पूरा हैंडल कर सकते हैं, पेशेंट को आप इन्फॉर्म कर सकते हैं कि सर देखिए इसमें तो लिपिड प्रोफाइल लिखा हुआ है और इसके लिए तो आपको सुबह ही आना पड़ेगा। फास्टिंग जो 12 आवर्स है वो मैंडेटरी है इसके लिए, तो आपको ये जो है मेंटेन करके और सुबह इसके लिए आना पड़ेगा। तो आप पेशेंट को सुबह बुलाइए। इससे पेशेंट पे भी जो आपका लैब का इम्प्रेस है वो अच्छा जाएगा कि यार इन्होंने मेरे को अच्छी जानकारी दी है, वो कहीं नहीं जाने वाला, वो आएगा आपके पास ही आएगा, वो सुबह आपके के पास टेस्ट कराएगा। अब उसमें जो फास्टिंग आपने बताई उसको बता के भेजिए कि जो डिनर है वो रात को लेना है, उसके 12 आवर्स सुबह होंगी। ओवरनाइट फास्टिंग इसके लिए ज़रूरी है, तो आप सुबह इस हिसाब से डिनर करें कि हमारी लैब का ये टाइमिंग है, इस हिसाब से हमें पूरा उसको समझा के तब भेजिए। उसके बाद थर्ड स्टेप में आपने सीखना है कि सैंपल लेते कैसे, कौन सी वेन जो है सैंपल लेने के लिए ठीक है, किस एंगल पे हमें टोर्निकेट जो है वो बांधना है, कितने डिग्री पर हमें निडल जो है पेशेंट को लगानी है, किस गेज की निडल हमें पेशेंट को लगानी है, कितनी देर तक टोर्निकेट कितनी देर बांधना है, और किस जो बाजू पे कितना जो उसका है, कितने इंच ऊपर या नीचे, इस हिसाब से बांधना है। वो सारे गाइडलाइंस होते हैं, वो आपको फॉलो करने हैं। और कुछ सैंपल्स ऐसे होते हैं जिसमें टोर्निकेट आपको अप्लाई करना ही नहीं होता। उसके बाद आपको कैसे उसको क्लीन करना है, कॉटन को कैसे, मैं इस पर एक सेपरेट वीडियो आपको लाइव बना के और फिर मैं अपलोड करूँगा कि जो सैंपल प्रोसेस है पूरा, उसमें किस किस तरह से कौन कौन से छोटे छोटे स्टेप होते हैं, जो आप किसी बड़ी लैब में जाएंगे तो वो आपसे वहाँ पे पूछे जाएंगे। तो सैंपल लेना आपको आना चाहिए। अच्छा, सैंपल जब लेना आप सीखते हैं, आपने डॉक्टर का जो डॉक्टर ने टेस्ट लिखे वो आपको आ गए, और जो आप पूरे टेस्ट पढ़ सकते हैं, आप पेशेंट को इन्फॉर्म कर सकते हैं। अब सारी चीज़ें हो गई। उसके बाद आपने ट्यूब का पता कर लिया कि कौन कौन से ट्यूब्स में सैंपल लेने हैं। उसके बाद सैंपल जो लेना है वो सीखना है आपने। तो सैंपल आप, मैं तो यही कहूँगा कि कभी भी आप सैंपल लेना जो सीखते हैं वो ऐसी जगह सीखे जहाँ पे एडल्ट पेशेंट ज़्यादा आते हो, क्योंकि बच्चों से डायरेक्ट, काफ़ी लोग होते हैं कि डायरेक्ट जो है ट्रेनिंग है बच्चों के हॉस्पिटल में करना स्टार्ट कर देते, तो वहाँ पे आप इतना अच्छे से नहीं सीख पाएंगे। पहले आप बड़ों से ट्राई कीजिए, वहाँ से आप सैंपल डमी आर्म कीजिए, देखिए, एब्जॉर्ब कीजिए, उसके बाद सैंपल लेना स्टार्ट कीजिए। धीरे धीरे आपको सैंपल लेना आ जाएगा। अब उससे इन चीज़ों से आपको बहुत फ़ायदा होगा आगे चल के। फिर उसके बाद ये सारे प्रोसेस करने के बाद आप
कुछ लैबों पर होता है कि भाई सुबह-सुबह सैंपल्स आते हैं, उसके बाद टेस्टिंग होती है, तो उसके बाद आप टेस्टिंग को टाइम दे सकते हैं। माइक्रोस्कोपी सीखिए अच्छे से, क्योंकि देखिए जो बाकी काम है वो सारे मशीनों के होते हैं, उनको हैंडल करना आना चाहिए। उनकी मेंटेनेंस आपको आनी चाहिए, आपको क्वालिटी कंट्रोल जो है क्यूसी रन करना आना चाहिए। उसके जो वेरिएशन है उनको पता, वो अब आप बाद में सीख सकते हैं। लेकिन ये जो छोटे स्टेप्स हैं स्टार्टिंग के, ये आपको सीखना है। तो जो आपको एक्स्ट्रा टाइम मिला है उसमें आप ये सारी चीज़ें सीखिए। अब जो मैनुअल काम है, जो आपके वहाँ होते हैं, जैसे सीमेन एनालिसिस की माइक्रोस्कोपी हो गई, या स्पूटम की हो गई, या यूरिन रूटीन की हो गई, या स्टूल रूटीन की हो गई, या ब्लड ग्रुप हो गया, या उसके अलावा जो भी आपके रूटीन के मैनुअल जो टेस्ट हैं, तो वो आप सारे सीखिए। उसके बाद जो मशीनों के काम है वो आप कभी भी सीख सकते हैं, क्योंकि सीबीसी का सैंपल तो किसी भी आप एक बच्चे को बता दें जो थोड़ा सा समझदार है, तो वो भी कर लेगा। उसको बताया कि ऐसे इसमें नंबर डालना है और उसके बाद सैंपल को मिक्स करना है और पिला देना है, तो सीबीसी का रिजल्ट आ जाएगा। लेकिन आप स्लाइडिंग पे भी ध्यान दीजिए। जैसे ही मशीन में आप रन करते हैं तो स्लाइड बनाना आना चाहिए आपको, स्मीयर बनाना सीखिए, उसको स्टेन करना सीखिए। जो डाइल्यूशन है उनका, सीबीसी में काफ़ी बार डाइल्यूशन से भी सैंपल लगते हैं, बायोकेमिस्ट्री में भी डाइल्यूशन से लगते हैं। ये जो छोटे छोटे पॉइंट्स जो आप लोग मिस कर देते हैं, ये आपको सीखने। तो मैं आपको, मेरा मकसद ये वीडियो डालने का यही था कि आपके पास एक्स्ट्रा टाइम है, और इसमें आप किसी भी छोटी लैब पे या कहीं पे भी आप बात करके अपना काम कर सकते हैं जाके, और वहाँ पे स्टार्ट कर सकते हैं, आप सीख सकते हैं। आप चाहे फर्स्ट ईयर में, चाहे सेकंड ईयर में, चाहे आप लास्ट ईयर में है, तो आप जब तक प्रैक्टिकल नहीं करेंगे तब तक आपको कुछ नहीं पता होगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। इस वीडियो में आपको काफ़ी जानकारी मिली होगी, तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दें और चैनल को सब्सक्राइब करें, अपने दोस्तों तक शेयर करें ताकि उनको भी ये इन्फॉर्मेशन मिले। आपका कोई कमेंट है, किसी तरह का कोई क्वेश्चन है, तो आप मुझसे पूछ सकते हैं, आप मुझे कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं। मैंने अपना व्हाट्सएप नंबर भी दिया हुआ है, आप उस पर व्हाट्सएप कीजिए। किसी टेस्ट के रिगार्डिंग आपको कोई पता नहीं है कि ये कौन सा टेस्ट है, आप किसी लैब में कोई टेक्नीशियन है, तो हमारे पास काफ़ी ग्रुप्स हैं। क्योंकि देखिए सारी चीज़ें हमें भी नहीं पता होती। कई बार क्या होता है कि डॉक्टर कुछ इस तरह की लैंग्वेज में लिख देता है कि वो हमें भी समझ नहीं आता है। उसमें कन्फ्यूजन क्रिएट हो जाता है कि ये भी हो सकता है, वो भी हो सकता है। तो नहीं, उसको जब तक क्लियर नहीं होगा, लास्ट स्टेप यही होता है कि आप डॉक्टर से बात कीजिए, सर आपने ये टेस्ट लिखा था और ये मुझे क्लियर नहीं हो रहा है, क्या टेस्ट है, प्लीज़ बता दीजिए। तो डॉक्टर आपको बिल्कुल क्लियर करेगा। तो आप हमारे व्हाट्सएप पे अपना जो है कोई भी क्वेश्चन है वो भी डाल सकते हैं, आप कमेंट्स बॉक्स में भी लिख सकते हैं। तो दोस्तों मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।